हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे आपको इसका पिछला पार्ट जरूर सुनना चाहिए। विनीत मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, ठीक है कोमल, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। ये हुई ना हस्बैंड वाली बात। इतना बोलकर कोमल विनीत के गले से लग गई और विनीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे विनीत को तो काफ़ी सारा काम था ऑफिस के सिलसिले में, लेकिन उसे ख्याल आया कि कोमल उसे काफ़ी मुश्किलों से मिली है। वो भी उसकी किस्मत में उसका साथ ना होने के बावजूद भी उसे मिली है, तो उसे इसका ख्याल एक फूल की तरह रखना चाहिए। और वो कोमल की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, ताकि वो कोमल को स्पेशल फील करा सके। सुबह से मधु थोड़ा दुखी थी, इसलिए मोहित मधु को डिनर कराने के लिए होटल लेकर आ गया था, ताकि मधु का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। इसलिए मधु मोहित ने डिनर कर लिए थे। मोहित वहीं चेयर पर बैठे हुए मधु का वेट कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर पहले जब मधु वॉशरूम की तरफ गई थी और फिर वो अपना वॉश बेसन में अपना हैंड और चेहरा वॉश करने गई थी। मोहित चेयर पर बैठे हुए मधु का इंतजार कर रहा था और मधु को सामने से आते देख खड़ा हो गया और मधु मोहित की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है, चले। मधु ने मोहित के पास आते हुए कहा और मोहित अपना सर हाँ में हिलाकर आगे की तरफ जाने लगा। अगली सुबह मोहित अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर लगातार अपनी उंगलियां चला रहा था। उसका हाथ था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे कि हाथ ना होकर मशीन हो। मोहित काम कर रहा था कि अर्जुन केबिन में आते हुए कहने लगा, मोहित, ये मुंबई वाले पार्टी के साथ पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार तुम इसे चेक कर लो और फिर अपने साइन कर दो। मोहित बिना अर्जुन के सामने देखे कहने लगा, ओके, तुम इसे यहाँ रखो, मैं फ्री होकर चेक कर लूँगा। अर्जुन इस बात पर कहने लगा, वो पार्टी ने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर इस बार हमने उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए इंटरेस्ट नहीं जताया तो वो हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। ये सुनकर मोहित की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई और अर्जुन के सामने देखकर कहने लगा, मेरी रामचरण के साथ मीटिंग फिक्स करो। सॉरी, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाएगी, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा और मोहित उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा, जिसे अर्जुन कहने लगा, अगर तुम्हें उसके साथ मीटिंग करनी है तो तुम्हें पर्सनली मुंबई जाना होगा, उसके साथ मीटिंग अटेंड करनी होगी, क्योंकि वो कल ही मुंबई जा चुका है। मोहित ये सुनकर कुछ सोचने लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि जैसा उसने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए आइडिया सोचा है, वो रामचरण के साथ डिस्कस कर उस पर फोकस करेगा। लेकिन वो नहीं था, तो वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या रामचरण के साथ मीटिंग करने के लिए मुंबई जाना चाहिए। इधर मोहित के पापा परेशान थे, क्योंकि वीर के पापा ने उनके साथ डील कैंसिल कर दी थी और एक डील कैंसिल करने से उनके हाथ से काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जा चुके थे। आप बिजनेस की दुनिया में काफ़ी समय से हो और सिर्फ 3-4 कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने के बाद इतने उदास हो गए हो। आपके पास कोई तो तरीका होगा हमारी कंपनी को फिर से ऊंचाई तक ले जाने का, रुक्मणी ने चिंता भरे स्वर में कहा। और मोहित के पापा बिना रुक्मणी का जवाब दिए चेयर पर बैठे हुए थे। मधु सीढ़ियों से उतर रही थी और उसने ये सारी बातें सुन ली थी, जिससे उसके कदम भारी हो गए थे। वो कुछ सोचकर रुक गई। हे भगवान, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। रुक्मणी मॉम तो मुझसे और नाराज हो जाएंगी अगर ज़्यादा नुकसान हुआ तो। मधु इतना बोलते वक्त कुछ सोचने लगी, क्योंकि उसे टेंशन होने लगी थी कि रुक्मणी कहीं ये सब होने के बाद उसे मोहित की लाइफ से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे। ये सब सोच रही थी कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो जल्दी से दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अपना फ़ोन लेकर करण को कॉल करती है, यह पता करने के लिए कि करण घर पे है या नहीं। उधर से करण फ़ोन अटेंड करता है। करण घर पे रहता है, क्योंकि करण की खुद तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए करण कुछ ही बोल पाया होगा कि मधु उसे बीच में टोकते हुए कहने लगी, भाई मैं आ रही हूँ। करण ये सुनकर समझ गया था कि मधु को कुछ बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, तुम मेरे फ्लैट आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। हाँ, मैं समझ गई। इतना बोल मधु ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्दी से कार लेकर निकल गई। और इधर मोहित ने मन बना लिया था कि वो मुंबई जाएगा।
क्योंकि रामचरण ने भी उसे मुंबई आने के लिए कहा था, तो उसे तो जाना ही था। अर्जुन मोहित से कहने लगा, मैंने रामचरण को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस उसे इन्फॉर्म करना है कि तुम कब मुंबई जाने वाले हो। मोहित ये सुनकर कुछ सोचने लगा। अर्जुन तो उसके साथ जाने वाला था ही, लेकिन दिमाग में ख्याल आया कि क्या मुंबई मधु को साथ लेकर जाए। यही सोचकर वो चेयर से उठ गया और अपना कोट ठीक करते हुए अर्जुन से कहने लगा, हम परसों जाएंगे, लेकिन कार से या फ्लाइट से? अर्जुन ने मोहित से पूछा। मोहित ये सुनकर रुक गया और कुछ पल सोचने के बाद कहने लगा, 3 टिकट्स बुक करो। इतना बोल मोहित अपने केबिन से बाहर निकल गया। पहले तो मोहित ने सोचा कि वो कार में जाए, फिर उसे ख्याल आया कि शायद मधु कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए उसने अपना प्लान बदल लिया। मधु आकर सीधा करण के कमरे में गई। भाई, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? मधु ने करण को डांटते हुए कहा और मधु की हामी भरते हुए रोशनी कहने लगी, हाँ मधु, तुम्हारा भाई सच में खुद की केयर नहीं करता। और तो और पूरी रात से लेकर सुबह तक बस काम करते रहते हैं। रोशनी ने नाराजगी से कहा, जिसे सुनकर करण सीधा बैठते हुए कहने लगा, तुम दोनों सिकवे गिलवे करना बंद करो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको नॉर्मल सूप पीना होगा। रोशनी, जाओ मेरे भाई के लिए सूप लेकर आओ। रोशनी अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन उसे सूप बनाना नहीं आता था और मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मधु ने करण के सर पर हाथ रखते हुए बोली और करण कहने लगा, नहीं मधु, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे खांसी आने लगी और मधु की चिंता अपने भाई के लिए बढ़ने लगी थी और वो करण को पानी देते हुए कहने लगी, भाई आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं मधु, मैं ठीक हूँ, करण ने कहा और मधु करण की बात बिना सुने डॉक्टर को कॉल करती है और घर आने के लिए कहती है। इधर रोशनी करण के लिए इंटरनेट में देखकर सूप बनाने लगी। वो खुद भी श्योर नहीं थी कि ये सूप अच्छा बना है या नहीं, बस ये करण को सूप पसंद आ जाए। रोशनी ये सब सोचकर अपने मन में बाउल में सूप निकालकर करण के कमरे की तरफ दबे पांव बढ़ गई। वहीं मोहित घर आकर मधु को हर कमरे में ढूंढने लगा, क्योंकि उसे मधु को मुंबई जाने वाली बात बतानी थी। ये मधु कहाँ है? मोहित ने डाइनिंग एरिया की तरफ आते हुए कहा और अंशिका के पास खुशी को देखकर एक पल के लिए रुक गया और उसे न चाहते हुए भी छाया का ख्याल आया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आ रहे ख्याल को झटका और अंशिका से पूछने लगा कि मधु कहाँ है? मैंने सुबह से मधु को नहीं देखा। यह सुनकर मोहित के दिमाग में ख्याल आया कि आखिर मधु गई कहाँ। मधु अपने भाई के सामने खड़ी थी और डॉक्टर करण का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर करण का चेकअप करने के बाद मधु से करण की कंडीशन बताता है कि करण ने ज़्यादा नींद ना ले पाने के कारण और अपना ध्यान ना रखने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। ये सुनकर मधु अपने भाई की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है, मानो वो अपनी आंखों से ही अपने भाई को मार डालेगी। मधु को बेहद गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर, क्योंकि करण अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहा था, जिसे मधु को अपने भाई की फिक्र होने लगी थी। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर चला गया और मधु अपने भाई के सिरहाने बैठ गई और करण का सर दबाते हुए शिकायत कर रही थी, अपना ख्याल नहीं रखते भाई, आप भी ना, कुछ दिन के लिए अब ना आप घर पर ही रहेंगे, समझे आप? करण अपनी बहन को देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो कि ये बयां कर रही थी कि वो अपनी छोटी बहन को इस तरह से वार्निंग देते हुए देख काफ़ी खुश है। और मधु का हाथ जो कि उसके सर पर था, उसे अपने हाथ में लेकर ठीक तरीके से बैठते हुए कहने लगा, मधु मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? ये सुनकर मधु को सुबह वाली बात याद आने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में रोशनी 3 बाउल लेकर आई और मधु ये देखकर चुप हो गई और रोशनी से बोलने लगती है, ये 3 किसके लिए? तो रोशनी बताने लगी, करण अकेले पीते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम दोनों भी। रोशनी ने करण को सूप देते हुए और पीने के लिए कहती है और मधु सूप देखकर मुंह बनाने लगी कि तभी घर की डोरबेल बजने लगी, जिसे मधु को सूप से बचना था, इसलिए वो बाहर जाते हुए, मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है।
इधर करण मधु के इस तरह से भागने से मुस्कुराने लगा था और रोशनी से कहने लगा, इसे सूप नहीं पीना था इसलिए ये यहाँ से भाग गई। रोशनी, हाँ मैं आपकी बहन को जानती हूँ, इतना तो समझ गई। खैर आप पीजिए ना, फिर बताएं कि कैसा बना है सूप। करण, श्योर। इधर जब मधु दरवाज़ा खोलती है तो सामने मोहित को पाती है और मोहित मधु को अपने सामने देख बिना देरी किए उससे सवाल करने लगा, मधु तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था। कम से कम मुझे कॉल करके बता देती तुम यहाँ हो। मधु पहले तो मोहित को अपने सामने देखकर चौंक गई थी, क्योंकि मोहित को इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना कि उसके सामने, और मोहित को जल्दी जल्दी बोलने से वो कुछ सोच नहीं पा रही थी कि क्यों मोहित उसे ढूंढ रहा था। मधु मोहित की पूरी बात सुन लेने के बाद पहले तो वो अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करती है और अपने और जेब से साफ करते हुए कहने लगी, वो मैं अपना फ़ोन अपने बैग में रखकर भूल गई और साइलेंट था मेरा फ़ोन। मोहित मधु की बात सुनकर शांत रहने की कोशिश करता है। उसने न जाने पिछले 4 घंटे से क्या क्या सोच लिया था। असल में मोहित ये सोच रहा था कि कहीं मधु अपना फैसला बदलकर उसे छोड़कर तो नहीं चली गई उससे दूर। यही सोचकर मोहित का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मधु अब उसकी एक बुरी आदत बन गई थी जो कि वो अपने से दूर कभी होने नहीं देना चाहता था। मोहित मधु की बात करने के लहजे से समझ गया था कि मधु यहाँ कुछ काम से आई है, ना कि उसे छोड़कर। वो अपने दिल में एक सुकून पा रहा था, जैसे कि कड़ाकेदार जमीन में कोई पानी डाला हो, वो जमीन की प्यास बुझ गई हो। वैसे ही मोहित इस वक्त फील कर रहा था। मधु मोहित को कहीं खोया हुआ देखकर कहने लगी, आप अंदर आए ना। मोहित घर में आया और मधु करण के बारे में बताने लगी कि वो क्यों यहाँ आई, और मोहित मधु की बात सुन कहने लगा, अभी तुम्हारा भाई ठीक है? हाँ वो अभी अपने कमरे में है। मोहित ने अपनी पलकें झपका दी और मधु ने मोहित को सोफे पर बैठने का इशारा किया और मोहित के लिए पानी लेने के लिए चली गई। और थोड़ी देर में मधु मोहित के लिए पानी लेकर आई और मोहित गिलास भरा पानी पूरा ही पी गया, क्योंकि वो मधु के लिए काफ़ी परेशान हो गया था, इसलिए उसने पानी तक नहीं पिया था। मधु सामने वाले सोफे पर बैठे हुए पूछने लगी, आप इस वक्त यहाँ, क्या कोई काम था आपको? मोहित मधु के पूछने पर कुछ सोचने लगा, क्योंकि वो बिना सोचे समझे यहाँ आ गया था, पर उसे मुंबई जाने वाली बात याद आ गई तो वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें घर ये बात कहने आया था कि हमें 2 दिन बाद मुंबई जाना होगा। मधु, हमें मुंबई क्यों जाना है? मुझे अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जाना है और तुम मेरे साथ चलोगी। मधु ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो गई थी, ये सोचकर कि मोहित अब उसे अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देने लगा है, उसके लिए यही काफ़ी था। तो क्या मधु तुम मेरे साथ चलोगी ना? मोहित ने नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा, और मधु बिना देरी किए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हामी भरते हुए कहने लगी, मैं तैयार हूँ आपके साथ आने के लिए। परसों कितने बजे की फ़्लाइट है? मोहित मधु के हाँ कहने से खुश हो गया और वो उठते हुए कहने लगा, सुबह की। दोनों नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे के दिल की हालत एक दूसरे के सामने बयां ना हो, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि एक दूसरे को वक्त देना ताकि अच्छे से एक दूसरे को जान पाए। थोड़ी देर बाद करण के कमरे में मोहित और मधु सब थे। मोहित ने करण को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और मधु ने अपने भाई को मुंबई जाने वाली बात कही, और करण ने उसकी फिक्र ना करने के लिए कहा और उसको मुंबई जाने के लिए कह दिया। मधु को तो 2 दिन अपने भाई के पास रहना था, लेकिन करण ने उसे मुंबई से आ जाने के बाद यहाँ रहने के लिए कहा और फिर मधु मोहित वहाँ से जाने लगे। तभी करण को कुछ याद आया और वो मधु को रोकते हुए कहने लगा, मधु मॉम ने तुम्हारे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट भेजे हैं, वो तुम लेकर जाना, तुम्हारे कमरे में हैं। मधु ये सुनकर खुश हो गई और वो अपने भाई के पास आते हुए पूछने लगी, अच्छा मॉम ने कब मुझे गिफ्ट दिए थे? तुम्हारे बर्थडे पर आए थे, लेकिन मैं भूल गया था। ओके भाई, मैं पहले देख कर आती हूँ कि मॉम ने मेरे लिए क्या भेजा है। मधु ने करण को अपने गले से लगा लिया और उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो कितनी खुश हो गई है। मोहित भी मधु को खुश देखकर खुश था और मधु अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मोहित भी मधु को उसके कमरे की ओर जाते देख उसके पीछे हो गया।
मधु जल्दी से कमरे में जाकर वो सारा सामान बॉक्स से बाहर निकालने लगी और कुछ सामान पूरे कमरे में बिखेरने लगी। और मोहित जो कि कमरे में आ रहा था, वो दरवाजे तक आ गया था कि मोहित अपने कदम वहीं रोक लेता है फर्श पर पड़ी चीज को देखकर। और वो उस चीज को ध्यान से देखने लगा। फर्श पर पड़ी एक फोटो फ्रेम थी जो कि मनाली की थी, और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि मधु की है। मधु ने वही मास्क और वही कपड़े पहने हुए थे जो उस वक्त एक दूसरे से पहली बार टकराए थे, वही वाली लड़की ने पहने थे। मोहित ये देखकर एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। और फिर मधु जो कि सामान इधर उधर करने में बिजी थी, वो मोहित को दरवाजे पर खड़ा देख अंदर आने के लिए कहती है। मोहित मधु के आवाज़ देने पर होश में आया और वहीं फर्श पर पड़े फोटो फ्रेम के पास एक घुटने का सहारा लेकर बैठ गया और उस फ्रेम को उठाने के लिए अपने कांपते हाथ आगे बढ़ा दिए और फ्रेम हाथों में लेकर गौर से देखने लगा। वही पतली दुबली लड़की, वही कपड़े जो उस वक्त उस लड़की ने पहने थे, वही मास्क और वही अंदाज। यही तो थी वो लड़की मधु। मोहित पहले से श्योर था कि मनाली वाले लड़की ही मधु है, पर वो कंफर्म होना चाहता था। इसलिए उसने मधु के सामने फ्रेम करते हुए कहा, मधु, ये क्या तुम हो? मोहित ने मुश्किल से ये शब्द कहे। मधु जो कि सामान टटोलने में व्यस्त थी, मोहित की तरफ देखती है और फिर फ्रेम की तरफ देखकर उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। और उसे याद आया कि कैसे मोहित उसका पहला क्रश बना था और कैसे उसकी यादों में खोई रहती थी, और कब धीरे धीरे मोहित से वो प्यार करने लगी थी, और कैसे वो मोहित को पाना चाहती थी। और एक टाइम भी आया जब उसने मोहित को पाने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, पर उसका प्यार मोहित के करीब लेकर आया और आखिरकार उसका पहला क्रश उसका हमसफर बन गया। मधु मोहित के ख्याल में खो गई थी। एक 20 साल का लड़का अपने मस्कुलर बॉडी, खुला बदन लेकर मनाली की ठंडी वादियों में घूम रहा था। यही नहीं, डांस भी कर रहा था। ये याद करते ही मधु के चेहरे पर एक मुस्कान झलक आई थी और वो मोहित की तरफ देखती है जो कि उसे ही देख रहा था गौर से। और मधु खिला हुआ चेहरे के साथ कहने लगी, हाँ, ये मैं ही हूँ। अब इस फ्रेम को 5 साल होने को हैं। इसका मतलब जिसके लिए पहली बार दिल धड़का था, इसका मतलब जिसके लिए पहली बार कुछ फील किया था, वो कोई और नहीं बल्कि मधु थी जो उसे उस वक्त बेचैन कर गई थी। मोहित ये सुनकर भारीपन फील करने लगा था और उसका शरीर थोड़ा कमज़ोर भी पड़ने लगा था। और तभी मधु ने एक और फ्रेम उस सामान से बाहर निकाली। मोहित जो कि सब याद कर उसे मधु के साथ जो शुरुआती दिन में बुरा किया था, वो सब याद आने लगा था और काफ़ी बुरा फील भी करने लगा कि उसने जाने अनजाने में अपने दिल के छोटे हिस्से की फीलिंग को ही जाने अनजाने में चोट पहुंचाई थी, वो भी बिना गलती की सज़ा थी। मोहित जो कि अपने दिमाग में ये सब सोच ही रहा था कि इतने में मधु ने एक और फ्रेम उस सामान से बाहर निकाली और उसे गलती से मोहित की तरफ झुक गई। मोहित ने उस फ्रेम को नीचे गिरने से बचा लिया था। उसने अचानक से ये काम किया था अपने ख्याल से बाहर आकर। थैंक यू, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपना दूसरा सामान देखने लगी। फ्रेम उल्टी थी जिसे मोहित ने देखी नहीं थी कि ये कौन सी फ़ोटो है, और मोहित ने उस फ्रेम को सीधा किया और उसकी भूरी आंखें ये देखकर और दर्द में तड़फ उठा। ये फ्रेम में लाल कलर का फ्रॉक पहने हुए और अपने कद से बड़ा पेंडल जो कि ब्लू कलर का था, वो उस लड़की ने पहना हुआ था। और इस बच्ची के ओठों के आसपास आइसक्रीम का घेरा बना हुआ था और छोटी बच्ची की एक हाथ की उंगलियां उसके मुंह में थी तो वहीं दूसरे हाथ में कुल्फी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मधु थी जो कि 4 या 5 साल की थी। मोहित ये फ्रेम देखकर अपने पुराने ख्याल में वापस चला गया जब वो 10 साल का बच्चा था और छोटी बच्ची जो कि इस फ्रेम में है, वही बच्ची के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो गया था। पर उसे एक गलतफहमी हो गई थी जिसे उसने गलत लड़की से शादी कर ली थी। यही दर्द उसके दिल में उठ रहा था और कई सारे सवाल पैदा कर रहा था। मोहित ने वो फ्रेम फर्श पर रखी, उठकर मधु से भारी आवाज़ में कहने लगा, मधु, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। मधु ने मोहित की तरफ नहीं देखी थी और उसने ठीक है बोलकर अपना सामान देखने में व्यस्त हो गई। और इधर मोहित अपने दर्द से घिरा हुआ बिना रुके कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर निकल गया। पार्किंग एरिया में आकर मोहित कार से
टेका लेकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर आसमान की तरफ चेहरा कर देता है और उसकी आंखों के सामने वही सब दिखाई देने लगा था जो दर्द उसने मधु को दिया था। जितना टॉर्चर उसने मधु को किया था उतना ही दर्द उसके सीने को कचोट रहा था, मानो वो अपने अंदर एक भारी पत्थर लेकर जी रहा हो। कुछ वैसे ही दर्द था उसके सीने में उठ रहा था। मोहित का गुस्सा अपने ऊपर बढ़ गया और उसने अपने कार को जोर से हाथ मार दिया और गहरी सांस लेकर कहने लगा, नहीं, मुझे मधु से इन सब के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे सब सच बोल देना चाहिए। मोहित अपने दिल में और बोझ नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो जान गया था कि जितना वो ये सब याद करेगा उतना ही वो गिल्ट फील करेगा। इसलिए उसने अब ठान लिया था कि वो मधु से माफ़ी मांगेगा और उसे अपने प्यार का कॉन्फिडेंस भी करेगा और ये सब मुंबई से आ जाने के बाद करेगा। ये ख्याल उसके दिमाग में अब चलने लगा था। इधर मधु अपने भाई के कमरे में थी और अपने भाई से बात कर रही थी। करण मधु की बात सुनकर उसे कुछ सोचते हुए कहने लगा, मधु, मैं तुम्हारे कहने पर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम जानती हो ना कि मुझे इस तरह से किसी के साथ काम करने में अच्छा नहीं लगता। करण का कहने का मतलब था कि उसे बिना मेहनत के या दोस्ती के खातिर या किसी रिश्ते में आकर काम करना पसंद नहीं था, पर वो मधु का चेहरा देखकर समझ गया था कि मधु उदास है। इसलिए उसने मोहित के पापा के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया और मधु को करण की बात सुन ये लगने लगा कि कहीं करण काम करने के लिए मना न कर दे। इसलिए वो अपने भाई को मनाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, भाई, उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब मेरी वजह से कैंसिल हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी नुकसान हो। इसलिए भाई, प्लीज़ आप उनके साथ। करण मधु को बीच में टोकते हुए कहने लगा, डोंट वरी मधु, ये बिजनेस हम दोनों का तो है, फिर उसमें तुम्हारे 60% का हिस्सा है, मुझसे भी ज़्यादा। तो एक भाई होने के नाते और तुम उस कंपनी की 60% मालकिन होने के नाते तुम्हारा भी हक बनता है। मधु अपने भाई की बात सुन खुश हो गई और अपने भाई को गले से लगाते हुए थैंक यू कहती है और मधु कहने लगी, ठीक है भाई, मैं आपसे मुंबई से वापस आने के बाद मिलती हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं रोशनी को आपका ख्याल रखने के लिए कहती हूँ। करण ने मधु के माथे को चूमा और मधु को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और मधु वहाँ से काफ़ी खुश होते हुए बाहर निकल गई। इधर करण मधु को काफ़ी आजकल खुश देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, पर अगले ही पल उसे अपनी माँ का ख्याल आया, जिसे उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और चिंता की लकीरें छा गई। कल मॉम आ रही हैं, पता नहीं अब क्या होगा। करण को अब दो तरफ से फिक्र होने लगी थी, एक तरफ से मधु की तो दूसरी तरफ से अपनी माँ की। पर करण ने एक बात तो ठान ली थी कि वो अपनी बहन की खुशी चाहे जो भी हो जाए बर्बाद नहीं होने देगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।